Good afternoon, students. Today we start the new unit cardiac system. We take the first disorder, hypertension. So we start. First of all, we take the definition. Hypertension is a condition in which the blood pressure in artery is chronically elevated. Means hypertension एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर क्रॉनिकली एलिवेटेड हो जाता है, जिसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अबाउ देन 140 mm ऑफ एच हो जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अबाउ देन 90 mm ऑफ एच हो जाता है, या फिर ये दोनों लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रहते हैं। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को अपन साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि इस कंडीशन के अंदर किसी भी टाइप के सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, सिर्फ ब्लड प्रेशर पर्सन्स का हाई रहता है और कोई भी टाइप का सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं होता है, और इसके कारण पर्सन्स के अंदर कई सीवियर प्रॉब्लम्स है जैसे कि हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह डेवलप होके और पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। तो इसीलिए अपन इसको साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं। देन वी टेक द क्लासिफिकेशन। तो ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन है जिसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट आता है नॉर्मल। नॉर्मल के अंदर सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। देन प्री हाइपरटेंशन के अंदर सिस्टोलिक होता है 120 to 140 और डायस्टोलिक होता है 80 to 89 और 90। देन हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की स्टेज फर्स्ट है जिसके अंदर सिस्टोलिक होता है 140 to 160 और डायस्टोलिक होता है 91 to 100। देन फोर्थ क्लासिफिकेशन के अंदर हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड जिसके अंदर 160 से हायर देन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 100 से हायर देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है जिसके अंदर नॉर्मल और हाई ब्लड प्रेशर को डिफाइन कर रखा है। देन वी टेक द टाइप्स। हाइपरटेंशन को अपन मोस्टली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी का मीन्स होता है हाइपरटेंशन की कंडीशंस डेवलप होती है मोस्टली हार्ट के अंदर या फिर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ओनली, और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसके अंदर पर्सन्स को और कोई कंडीशंस होती है और उसके कारण हाइपरटेंशन डेवलप होता है। यानी प्राइमरी के अंदर ओनली बीपी हाई होता है, फिर उसके बाद कोई अदर प्रॉब्लम्स डेवलप होती है, और सेकेंडरी के अंदर पर्सन्स को पहले से कोई अदर प्रॉब्लम्स होती है लेकिन उसके बाद में उसको ये सिम्टम्स हाइपरटेंशन डेवलप होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द प्राइमरी हाइपरटेंशन। इट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ केसेस, यानी 90% पर्सन के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड विदाउट एनी आइडेंटिफाइड कोज, यानी किसी भी टाइप के कोज नहीं होता लेकिन ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। लेकिन कुछ कोजेज है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन कोज कर सकता है। फर्स्ट वाल एज, जैसे कि ओल्ड एज या जो पर्सन्स होते हैं ये 35 to 45 ईयर एज के पर्सन्स होते हैं उनके अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशंस हो सकती है। अनहेल्थी डाइटरी हैबिट्स है, कोई पर्सन्स की डाइटरी हैबिट्स अनहेल्थी है यानी ज़्यादा चटपटा खाना है या फिर हाई नमक वाली डाइट्स वगैरह हो सकती है। तो इस टाइप की यदि डाइट्स वो लेता है तो उसके कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन इंक्रीज साल्ट इंटेक, बहुत ज़्यादा नमक खा रहा है। टेंशन, पर्सन कोई को बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह हो रखी है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर पर्सन है, एक्सरसाइज नहीं करता है, स्मोकिंग की हैबिट है, ओबेसिटी मोटापा पर्सन्स को है, किसी टाइप के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। देन टोबैको की कोई प्रॉब्लम है, टोबैको च्यूइंग वगैरह करता है। एक्सेसिव कंज्यूमशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर चाय या कॉफ़ी का सेवन करता है। देन एल्कोहल कंज्यूमशन, और बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करता है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी हाइपरटेंशन को कोज कर सकते हैं। अब आते हैं अपन दूसरे टाइप्स पे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 5 to 10% ऑफ ऑल केसेस, यानी बाकी बचे जो 5 से 10% केसेस है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कारण होते हैं। इसके अंदर ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड ड्यू टू द पैथोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कोई भी अन्य पैथोलॉजिकल कंडीशंस, अन्य बीमारियां होती है उसके कारण ब्लड प्रेशर है वो एलिवेटेड होता है। तो सबसे पहला आता है प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी की कंडीशंस होती है जिसके अंदर हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। देन नेरोइंग ऑफ रीनल आर्टरीज, यानी रीनल आर्टरीज यदि बहुत ज़्यादा नेरो, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो उसके कारण भी ये कंडीशंस डेवलप होती है। यानी ब्लड फ्लो किडनी की तरफ रिड्यूस होगा, जब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो एक टाइप का हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट लीवर के अंदर बनाता है
और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ मिलके एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है और वो ब्लड प्रेशर को हाई करता है। तो इसी तरह यदि रीनल आर्टरीज यदि बहुत ज़्यादा नैरो है तो किडनी की तरफ ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो किडनी उसके अगेंस्ट अपना फंक्शन करेगी और ब्लड प्रेशर को हाई करेगी। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यदि कोई वुमेन्स लेती है, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स है तो जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कई टाइप्स के हार्मोन रिलीज करती है जो कि हाइपरटेंशन को बढ़ा सकता है, जैसे कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना जो कि हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। देन करेक्शन ऑफ आयोटा, करेक्शन ऑफ द आयोटा का मतलब होता है स्टेनोसिस ऑफ आयोटा, यानी आयोटा बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटा हो जाता है। जब आयोटा की साइज़ छोटी होगी तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा बजाय लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के, तो इसके अंदर अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर हाइपरटेंशन डेवलप होगा। देन अदर प्रॉब्लम्स आती है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक एड्रेनल ग्लैंड का डिसऑर्डर है जिसके अंदर एड्रेनल कॉर्टिकॉइड का हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर इंक्रीज होता है, जिसके कारण सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन होता है, और जहाँ पे सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन होगा तो वो कंडीशंस हाइपरटेंशन को लीड्स करेगी। तो इसीलिए कुशिंग सिंड्रोम के अंदर भी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशंस लाइक डिकंसिस्टेंट है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस है, तो ये मेडिकेशंस यदि पर्सन रेगुलर टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए लेता रहता है तो उसके अंदर भी हाइपरटेंशन हो सकता है। देन कोकीन ड्रग्स वगैरह है, तो यदि किसी कोई पर्सन कोकीन ड्रग वगैरह, यानी ये एक टाइप की इलीगल ड्रग्स आती है, कोकीन है, नीचे एक और ड्रग लिख रखी है एम्फेटामाइन जो एक टाइप की इलीगल ड्रग्स है, तो ये ड्रग्स यदि कोई पर्सन रेगुलर कंटेन करता है तो उसके अंदर भी हाइपरटेंशन की कंडीशंस है वो लीड्स करती है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर, तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो हाइपरटेंशन की कंडीशंस के लिए डेवलप होता है। तो इसके अंदर जैसे कि एज बिटवीन 30 to 70 एज के अंदर पर्सनस है वो, रेस जो ब्लैक पर्सनस होते हैं, काले लोग, जैसे कि जो पर्सनस जो जैसे साउथ इंडिया में रहते हैं या फिर जो अफ्रीकन्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर भी हाइपरटेंशन की कंडीशंस ज़्यादा डेवलप हो सकती है। ओवरवेट, बहुत ज़्यादा वेट यानी मोटापा, या स्लीप एपनिया जिसको नींद वगैरह नहीं आती, उनके अंदर भी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। दैन फैमिली हिस्ट्री, किसी के पेरेंट्स के अंदर हाइपरटेंशन है तो उनके अंदर भी हो सकता है। स्मोकिंग है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स, यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का मतलब कोई ज़्यादा वर्क नहीं करता है, एक जगह बैठे रहता है, ख़राब खाना वगैरह खाता है, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा कंटेन करता है, तो इस टाइप की किसी की लाइफ स्टाइल है तो वो भी हाइपरटेंशन को डेवलप कर सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पर्सन्स को भी हाइपरटेंशन हो सकता है क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और किसी पर्सन के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स वगैरह है तो वो भी हाइपरटेंशन को डेवलप कर सकता है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन को लीड्स कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे मेन सिम्टम होता है हाई ब्लड प्रेशर जो कि 140/90 mm ऑफ Hg से अबव चला जाता है। देन सीवियर हेडेक, हाइपरटेंशन के कारण पर्सन को बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, और ब्लड विजन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशंस है, फटीग एंड कन्फ्यूज़न, किस पर्सन को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी और कन्फ्यूज़न डेवलप होगा। चेस्ट पेन हो सकता है क्योंकि ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो चेस्ट पे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा और वो कंडीशंस है वो चेस्ट पेन डेवलप कर सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशंस डेवलप हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट सिम्टम्स है वो अपीयर हो सकते हैं। पेपिलिडीमा, स्पेलिंग गलत है, PAPILLEDEMA। पेपिलिडीमा मीन्स होता है जो ऑप्टिक डिस्क है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ऑप्टिक डिस्क का मतलब जो आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग कंडीशन डेवलप हो सकती है। ईयर नॉइज एंड बजिंग, यानी कान से जैसे कि कोई वॉइस या बजने की सी आवाज़ है वो आने शुरू हो जाती है। टेम्परेरी पैरालिसिस ऑफ वन साइड, यानी जिसको अपन हेमीप्लेजिया बोलते हैं, तो एक साइड के अंदर पर्सन को टेम्परेरी पैरालिसिस हो सकता है, वन साइडेड। और ये कंडीशंस क्यों डेवलप होती है क्योंकि जब हाइपरटेंशन होगा तो वो क्या करता है, ऑर्गन डैमेज करता है, और ऑर्गन डैमेज के कारण टेम्परेरी पैरालिसिस हो सकता है। देन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के चांसेस है बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब जब ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो ब्रेन की सेल्स डैमेज हो जाएगी और स्ट्रोक का कंडीशन डेवलप होगी। और स्ट्रोक के अंदर मोस्टली इसके जो टाइप्स होते हैं उसके अंदर ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक, TIS या TIA भी बोल सकते हैं,
तो ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक है वो डेवलप होगा, यानी सडनली स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप होगी, या मिनी स्ट्रोक है वो डेवलप होगा और पर्सन्स की डेथ हो सकती है। किडनी फेलियर, क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी तो किडनी फेलियर की सिम्टम्स है वो डेवलप हो सकते हैं। आई डैमेज विद प्रोग्रेसिव विजन लॉस, यानी धीरे धीरे विजन लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीटली आई डैमेज है वो हो सकती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है। एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म का मतलब होता है आउट पाउचिंग ऑफ द आयोर्टा, यानी जो आयोर्टा है वो बाहर की तरफ से फूल जाएगा एक बैलून टाइप से, तो एन्यूरिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और एन्यूरिज्म है वो यदि रप्चर हो जाता है तो उसके कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो इस टाइप के बहुत सारे सीवियर सिम्टम्स है वो हाइपरटेंशन के कारण डेवलप हो सकते हैं। देन आते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर, तो कौन कौन से टेस्ट है जिसके थ्रू अपन हाइपरटेंशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी रिस्क और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन आता है हिस्ट्री कलेक्शन, तो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम्स थी उसके पेरेंट्स के अंदर, उसकी एज वगैरह से रिलेटेड, उसकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड हिस्ट्री अपन कलेक्ट करेंगे, कोई अदर डिसऑर्डर्स वगैरह तो नहीं है, ताकि अपन प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का पता लगा सके। देन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कोई प्रॉब्लम्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए। कंप्लीट ब्लड काउंट अपन पेशेंट का कर सकते हैं, जिसके थ्रू भी अपन हाइपरटेंशन से रिलेटेड सिम्टम्स या उसकी कंडीशंस का पता लगा सकते हैं। यूरिन एनालिसिस अपन पेशेंट का करेंगे, ईसीजी करेंगे, ईसीजी से हाइपरटेंशन के कारण हार्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी या इस्चीमिया डेवलप होता है तो उसके कारण अपन को वो पता लगा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करेंगे, जिसके यानी चेस्ट एक्सरे के अंदर मोस्टली जो हार्ट है उसका एनलार्जमेंट अपन को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जब हार्ट बहुत ज़्यादा काम करेगा तो वो अपनी साइज़ को बढ़ा लेगा, और वो चेस्ट एक्सरे के अंदर अपन को दिखाई देगा। इकोकार्डियोग्राम अपन पेशेंट का करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं हार्ट का, जिससे मेन प्रॉब्लम्स क्या है वो अपन देख सकते हैं। तो ये मोस्टली एग्जामिनेशंस है जिसके थ्रू अपन हाइपरटेंशन की कंडीशंस के बारे में पता लगा सकते हैं। अब आता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्टली अपन डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स क्यों देंगे? ताकि जो फ्लूइड वगैरह कलेक्ट है, सोडियम और वाटर रिटेंशन है, उसको अपन कम कर सके, और ये कम होने से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डायूरेटिक्स के अंदर अपन मोस्टली फ्रूसामाइड अपन देते हैं। इसके बाद में अपन देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशंस है वो हार्ट के वर्कलोड को डिक्रीज़ करने का काम करती है। कैसे? ये ब्लड वेसल्स को क्या करती है, ओपन करती है और हार्ट को कम काम करने के लिए हेल्प करती है, कम फोर्स और स्लो काम करने के लिए, जिससे क्या होता है हार्ट का वर्कलोड डिक्रीज़ होगा और हाइपरटेंशन से अपन रिलीफ करवा सकते हैं। तो इसके लिए अपन मेडिकेशंस दे सकते हैं, प्रोपानोल या फिर रेसिप्रोइन अपन मेडिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स जो मेडिकेशंस है वो नर्व इम्पल्सेस को ब्लड वेसल्स की तरफ रिड्यूस करती है, और नर्व इम्पल्सेस जब ब्लड वेसल्स पे रिड्यूस होगी तो वो भी हाइपरटेंशन को डिक्रीज़ करेगी। तो इसके लिए अपन पर्सन्स को टेराजोसिन दे सकते हैं, पेराजोसिन मेडिकेशंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आती है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का फंक्शन होगा वेसल्स को डायलेट करने की, यानी ये जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज की जो वॉल होती है उनकी मसल्स पे डायरेक्टली वर्क करती है और उसको रिलैक्स करवाती है, जिससे मसल्स टाइटनिंग है उससे प्रिवेंशन होगा और आर्टरी को नैरो होने से भी अपन बचा सकते हैं। और जब वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर अपने आप रिलीव हो सकता है। तो इसके लिए अपन पर्सन्स को नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो जीभ के नीचे एक नाइट्रोग्लिसरीन मेडिकेशन देते हैं तो वो अपन दे सकते हैं। हाइड्राजेनाइल अपन मेडिकेशंस है वो अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ड्रग्स है वो वैसोडाइलेट के अंदर इंक्लूड होगी। फिर आता है एससीई इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स अपन प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करेगी, ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवाएगी और जो नेचुरली फॉर्मिंग ऑफ द हार्मोन्स को ब्लॉक करने का फंक्शन करेगी। जैसे अपने पहले देखा था किसी पर्सन के अंदर किडनी के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है तो किडनी क्या करती है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड को कन्वर्ट करती है और वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को हाई करता है। तो एसी इनिबिटर्स क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देगा, और ये कन्वर्ट नहीं होगा तो सोडियम और वाटर का रिटेंशन नहीं हो पाएगा। तो ये यहाँ पे फंक्शन करके पर्सनस को सिम्टम्स से रिलीव करवाएगी। देन एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर,
अब यदि कन्वर्टिंग एंजाइम फंक्शन नहीं करा तो सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर भी अपन यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करा के और फंक्शन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। देन आता है रेनिन इनिबिटर्स, यानी किडनी जो हार्मोन रिलीज करती है रेनिन, जो ये सारे फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, तो उसको रोकने के लिए अपन रेनिन इनिबिटर्स अपन दे सकते हैं। यानी ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स और रेनिन इनिबिटर्स, ये तीनों अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन करते हैं और एक ही तरीके से फंक्शन करते हैं, तो ये अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्टाजुरा ड्रग्स अपन प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है इसका मोस्टली मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट इसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन इसके अंदर अपन कुछ अदर थेरेपीज़ अपन प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके थ्रू अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के अंदर अपन जैसे योगा है, रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन थेरेपीज़ है, जो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल रहती है, तो वो अपन पर्सन्स को प्रोवाइड करके और इससे रिलीफ करवा सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू। यदि किसी टाइप का डाउट है, किसी टाइप का कन्फ्यूज़न है, तो मेरे को कभी भी तुम पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।